नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पार्वती दास के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई भाजपा नेता इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी ने पार्वती दास के नामांकन से पहले एक बड़े रोड शो का भी आयोजन किया था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्वती दास के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पहुंचे थे, लेकिन विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने चंदन रामदास द्वारा बागेश्वर में किए गए कामों को भी गिनाया और कहा कि चंदन रामदास के जो सपने अधूरे रह गए, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी पार्वती दास चुनाव लड़ रही हैं। सीएम ने बागेश्वर की जनता से अपील की है कि वह पार्वती दास को भारी मतों से विजयी बनाए ताकि चंदन रामदास के छूटे कामों को पूरा किया जा सके। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से पार्वती दास ने नामांकन किया है और मुख्यमंत्री के समर्थन के साथ ही उनके पक्ष में बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया, क्या रही ताजा अपडेट जानकारी? ये कह सकते हैं कि बागेश्वर उपचुनाव का जो सियासी रण था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। 17 तारीख नामांकन के लिए आखिरी तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई थी और आज 16 अगस्त को ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास, उनकी तरफ से नामांकन पत्र अपना इस उपचुनाव के लिए यहाँ पर दाखिल किया गया। पार्टी ने उनको यहाँ पर अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रही है और बीजेपी कह रही है कि जो बड़ी जीत चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली थी, ठीक उसी तरह से बड़ी जीत बागेश्वर उपचुनाव में भी मिलेगी और जो विपक्षी दल है उन दलों के जो प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज खुद ये कह सकते हैं कि नामांकन के दौरान बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो वहां पर मौजूद रहे। सरकार के जो प्रभारी मंत्री है बागेश्वर जनपद के सौरभ बहुगुणा वो वहां पर मौजूद रहे और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी ने वहां पर जो ये कह सकते हैं स्थित परिसर से कुछ दूर पर है नुमाइश के वहां पर अपने एक जनसभा का भी आयोजन यहाँ पर किया था। विशाल जनसभा को इसमें यहाँ पर रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जनसभा में यहाँ पर जनता को संबोधित करते नजर आए और जनता को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार बागेश्वर की जनता के साथ खड़ी है। जो कमियां पूर्व में रही है उन कमियों को दूर किया जाएगा। विकास के पथ पर बागेश्वर विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि कम से कम पार्टी की जो प्रत्याशी है दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की जो पत्नी है उन पर वो अपना भरोसा यहाँ पर दिखाएं, इस चुनाव में उन्हें बड़ी जीत हासिल कराएं ताकि भाजपा की सरकार मजबूत हो सके और सरकार यहाँ पर विकास के कामों को और तेज यहाँ पर कर सके। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से चंदन रामदास के कामों को भी गिनाया जा रहा है, आयोजन के दौरान भी कई कामों को गिनाया गया। जनता के रुख की यदि बात करें तो जनता का रुख कैसा नजर आ रहा है? जनता इस समय कह सकता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जनता इस समय सरकार, चाहे सरकार के दावे हों या विपक्षी नेताओं के दावे हों, उन सभी को परखने का काम यहाँ पर कर रही है। जनता की तरफ से ये समझा जा सकता है कि जो अपना निर्णय जनता का होगा वो 5 सितंबर को यहाँ पर मतपेटियों में मतदान के रूप में अपना कैद करने का काम वो यहाँ पर करेंगी। 8 सितंबर को यहाँ पर मतगणना यहाँ पर होगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है अभी तक जो सियासी दलों की जो तैयारियां यहाँ पर रही है, सियासी दल जिस प्रकार से दावे यहाँ पर बागेश्वर चुनाव को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी का जो संगठन है वो अन्य दलों की तुलना में अपने आप से या दूसरे दलों से एक कदम आगे जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बूथ स्तर तक की जो अपनी कमेटियां उनका गठन करने के साथ साथ वहां पर प्रशिक्षण वर्ग भी शुरू कर रहे हैं और पन्ना प्रमुखों के जरिए जो मतदाताओं की जो पकड़ है, मतदाताओं को लामबंद करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि राजनीति में चुनाव एक अकेला खेल नहीं होता, जनता सभी को परखने का काम यहाँ पर करती है। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से बागेश्वर सीट को लेकर अब चंदन रामदास की पत्नी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, देखना ये होगा कि आने वाले 5 सितंबर को क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है।
बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी छोड़ पार्टी में शामिल हुए बसंत कुमार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बसंत कुमार 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मधु बिष्ट ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के पास उनकी पार्टी का कोई नेता चुनाव मैदान में उतारने के लिए नहीं रह गया, इसलिए उन्हें दूसरी पार्टी से लाकर प्रत्याशी को उतारना पड़ रहा है। उनके अनुसार इससे साफ लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है। आपने देखा होगा कि वहाँ के उनके वरिष्ठ जो कार्यकर्ता जो रहे हैं, बहुत उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की है, उन कार्यकर्ताओं को एक किस्म से उनकी मेहनत को नकार दिया है और उसके बजाय दूसरे दल के नेता को लाकर उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का जो वर्षों से मेहनत कांग्रेस के लिए कर रहे थे, उनका ये बहुत बड़ा अपमान है। अब इसको, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी मेहनत को हमने एक निष्ठावान कार्यकर्ता की जब अनदेखी हुई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस में कोई भी नाम लेने वाला नहीं रहेगा और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही उत्साहित, मतलब उनका उत्साह ही खत्म हो गया है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुन लिए हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के चुने गए प्रत्याशियों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता से की खास बातचीत। सुनिए। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी। बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा ने पहले कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ा, उसके बाद एक ट्रम्प कार्ड की तरह पार्वती दास को टिकट दे दिया। तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भाजपा के अंदर ये जो तोड़ फोड़ करने की राजनीति है, ये लोकतंत्र के लिए मैं सोचता हूँ बहुत खतरनाक है। वैसे देखिए, 2016 में हमने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि भाजपा जो देश के अंदर राजनीति कर रही है, उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति कर रही है, उससे उत्तराखंड का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे आज अगर देखें आप, चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, 80% जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, कांग्रेस के स्थापित नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है और इसलिए वो दूसरी पार्टियों से उधार लेकर या दूसरी पार्टियों को लालच देकर, दूसरे पार्टी के नेताओं को लालच देकर अपने यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ये उनकी कमजोरी है, ये साफ जाहिर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता नहीं हैं, अच्छे कार्यकर्ता नहीं हैं और इसलिए वो दूसरी पार्टियों से अपने यहाँ सम्मिलित करा रहे हैं। और निश्चित रूप जहाँ तक बागेश्वर की घटना है, जब कांग्रेस से उन्होंने वो ज्वाइन करवाया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया जो गठबंधन है वो एक मजबूत हो रहा है। बागेश्वर भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस समय बागेश्वर में इस बात का चुनाव नहीं होगा। ये ठीक है कि एक वहाँ के विधायक की मृत्यु हुई है, हमें दुख है इस बात का, हम शोक कर रहे हैं, लेकिन वो उन तक था, माननीय विधायक पूर्व मंत्री जी जिनका देहांत हुआ है उन तक था। लेकिन आज जिस तरह के उत्तराखंड में महिलाओं का सम्मान नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीट जीते या हारे। ना भाजपा पे फर्क पड़ता ना कांग्रेस को कोई फायदा होता है। लेकिन बागेश्वर के लोगों को ये मैसेज जरूर देना चाहिए कि उत्तराखंड के लोग इस समय जो उनकी नौजवान विरोधी नीतियां हैं, जिस तरह घोटाले उन्होंने किए हैं, भर्तियों में घोटाले हुए हैं, अंकिता हत्या हुई है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस को जितवाकर, कांग्रेस को आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देना चाहिए कि आपकी कुनीतियों के खिलाफ, आपके जो सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है, जनहित के खिलाफ कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसके लिए यहाँ की जनता आपके खिलाफ है। आपने भाजपा की बात की, भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो बसंत कुमार को लाया गया है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के लिए। अब
चयन? देखिए, क्योंकि इस समय बसंत को देखो आरक्षित सीट है, बसंत कुमार एक प्रभावशाली और जो देखिए आम पार्टी से इतने वोट लाना वो निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत ताकत है, और कांग्रेस की ताकत उनके साथ अगर लगेगी तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी मजबूत ताकत बन जाएगी, और ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ फायदेमंद। तो हरक का आकलन क्या कहता है कि बागेश्वर के चुनाव में कौन जीते? मजबूती के साथ लड़ाई होगी। देखिए, जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। सामान्य रूप से उपचुनाव में आपने देखा होगा कि वो सरकार के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई एक सीट एक विधायक के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से उसका फायदा रूलिंग पार्टी को होता है। लेकिन इस समय हालात बदले हुए हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। ये थे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, जिनका कहना है कि भाजपा को जरूर इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए मजबूती से लड़ने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिल्ली में जहां अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर उनके आशियाने उजाड़ने को लेकर सीधा सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि दीपक बलूटिया ने कहा है कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक केवल नौटंकी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जब हाईवे के किनारे वन भूमि और पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीआईएल दाखिल की गई थी, तब सरकार ने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की, और आज मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं, क्या वह हाईकोर्ट के फैसले को बदलने के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आखिर क्यों उत्तराखंड के लोगों को बेरोजगार और बेघर कर रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के आने के बाद भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री और भाजपा को डर सताने लगा वोटों का। जो प्रभावित परिवार हैं उनको सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि भाजपा आपके साथ है, तो एक फोटो सेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए, फूल भेंट करते हुए ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है प्रभावित परिवारों के साथ है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, जिस पर जो वन भूमि, वन पंचायत भूमि या बंजर भूमि, नैनीताल ये जो हाईवे से जो लगे हुए दुकान के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेके, तो सच्चाई है जब हाईकोर्ट में मामला जब चल रहा था तो उस समय सरकार सोई हुई थी। सरकार को कोई सुध नहीं ली उन्होंने उसको पैरवी ढंग से करने की, कुंभकर्ण की नीति, सोई हुई थी सरकार। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने जब फैसला दे दिया, या तो फैसले को आप चुनौती दें, विधिक राय लें, लगता है कि यदि फैसला ठीक नहीं आया है, नियम के अनुसार नहीं है, उसके बाद आप फैसले को चुनौती दें। यदि लगता है कि यार इसमें विधिक राय में कि इनको जो है वो नहीं मिल सकती है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर दिए गए बयान को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार के संत बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को देश के सच्चे नेता होने का प्रमाण बताया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लाल किले से विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करते हुए पूरे देश को अपना परिवार कहा। पार्टियों के परिवारवाद से देश को नुकसान हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का यहाँ व्यक्तित्व अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने देश के लिए जो भी काम किया है एक परिवार के मुखिया के नाते किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से अलग देश को अपना परिवार मानने वाला नेता ही देश का सच्चा हितैषी होता है। आप देखते हैं 2014 से लेकर आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक एचओडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं है,
ये जो पूरा देश है, पूरा भारत है, ये सब मोदी जी का अपना परिवार है। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। और कहीं पार्टियां जिन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को अपना मानते हैं, वो एक नेता नहीं कहलाए जाते। सच्चा नेता, असली नेता वही है जो पूरे देश को अपना मानता है, पूरे देश के बच्चों को अपना मानता है, जो सबको लेके चलता है, वही देश का सबसे बड़ा नेता होता है। अगले सत्र से प्रदेश सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र की द्विभाषी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। एनसीईआरटी की ऐसी प्रत्येक विषय की पुस्तक में बायां पेज हिंदी और दाहिना पेज अंग्रेजी भाषा में होगा। इससे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए पढ़ाई करना और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। महानिदेशक शिक्षा वंशीधर तिवारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे छात्रों में अंग्रेजी की कठिनाई भी दूर होगी। अलग अलग मंचों से बार बार मांग हो रही थी कि जो साइंस की किताबें हैं उनको हिंदी में किया जाए, लेकिन देखिए समय की ये मांग भी है। बच्चों को मेडिकल की तैयारी करनी होती है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती है, तो इंग्लिश की जानकारी होना भी अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अभी अटल उत्कृष्ट को लेकर के भी इस तरह की बातें आई थी कि इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है इसलिए हमारा रिजल्ट खराब हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही तमाम जो मांग की जा रही थी अलग अलग मंचों से, उनको द्वारा बड़ा ही सराहनीय आज घोषणा की गई है और विद्यालय शिक्षा के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। हम जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, एक किताब जो है उसका एक कोई अगर पार्ट है, जो चैप्टर है, तो एक पेज पे वही कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और नेक्स्ट पेज पे वही कंटेंट हिंदी में रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तेजी से काम हो रहा है, वहीं जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की तरफ से परेड मैदान में अलग से बच्चों के लिए किड्स मैदान को ऐड करने के लिए निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक यहां पर बच्चों के आने की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए यहां पर किड्स जोन विकसित किया जा रहा है। इस तरह से बच्चों को एस्ट्रोनॉट, प्लैनेट जैसे कई वैज्ञानिक चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी जो उनके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगी। बैक साइड में जो है आप देख रहे हैं 1 किलोवाट के हमने अभी सोलर ट्री लगवाए हैं। ये एक आइडिया है एनर्जी सेक्टर में किस तरीके से हम लोग एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में और नेतृत्व में एनर्जी सेक्टर में हम काफ़ी विस्तार पूरे देश में कर रहे हैं। तो एक हमारे पास ये 3 प्रोजेक्ट जो इस वक्त यहाँ पे लगे हैं, जो EV चार्जिंग का जिसमें सिस्टम है, मोबाइल चार्जिंग का है और आगे आपको विस्तार से हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सौमित्र सर हैं IIT रुड़की, वो आपको बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 2070 साल के अंदर भारत को कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी घोषित करने के लिए प्रयास लिया है। तो इसीलिए सभी राज्यों में, पूरा देशों में एक प्रयास चल रहा है कैसे विकल्प ऊर्जा को यूज़ करके हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो सोलर ट्री आप देख रहे हैं इधर, ये एक इसी टाइप का ही एक प्रयास है। इसमें 1 किलोवाट पावर एक सोलर ट्री से हम उत्पादन कर सकते हैं। ये सोलर ट्री रात को इससे लाइट भी मिल सकते हैं। इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी चलता है। इसमें और मतलब एक स्मार्ट बेंच भी लगा हुआ है जहाँ पे मोबाइल चार्जिंग भी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी चार्जिंग होती है। तो इस टाइप का जो प्रयास है, ये हमारा विकल्प ऊर्जाकरण जो प्रयास है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी भी का जो उद्योग है, उनके साथ ही ये कोटद्वार के सत्ती चौड़ और सिंबल चौड़ में कांग्रेस के 2 पार्षद आमने सामने हो गए हैं। दोनों पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाया है। दरअसल सुखरो नदी इस समय उफान पर है और इसे लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि सत्ती चौड़ के पार्षद मनमानी पर उतरे हुए हैं। सुखौड़ी नदी का रुख दूसरी तरफ डाइवर्ट करवाया गया है, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं लोगों ने यह भी कहा है कि हमने प्रशासन को कई बार इसको लेकर फोन किया है, लेकिन कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन हमेशा हादसे के बाद ही जागता है। आप देखिए मैडम, जो ये 2 गांवों की लड़ाई हो रही है इस पानी को लेके, दोनों गांव लोग सुबह से सारे लोग लड़ने को तैयार थे और प्रशासन सुनने को तैयार थे। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं SDM को भी, औरों को भी, कई अधिकारियों को, पटवारी को भी, सभी लोगों को, कोई सुनने को राजी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक फ़ोन पे हमारे कहने पे यहाँ आए और ग्राउंड जीरो से आप हमारी बिल्कुल यहाँ से आके आप हमारी सुन रहे हो, आप हमारी रिपोर्ट ले रहे हो। MDDA अब देहरादून ISBT का जीर्णोद्धार करने की तैयारी कर रहा है। MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया है कि अभी तक पुरानी कंपनी रेमकी ही देहरादून ISBT को संचालित कर रही थी, लेकिन अब ISBT का पूरा कंट्रोल MDDA के हाथों में आ गया है। VC MDDA ने कहा कि
ISBT को कैसे चलाना है और इसे कैसे एक रेवेन्यू मॉडल बनाना है, इसके लिए DPR बनाई गई है। साथ ही VC वंशीधर तिवारी ने यह भी जानकारी दी कि ISBT मॉल को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिसमें इसको यूनिटी मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। PPP मोड में रैमकी की उसकी अवधि पूर्ण हो रखी थी, तो प्राधिकरण के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका संचालन हम लोग खुद ही करेंगे और उसमें हम लोगों ने जो उसका रिनोवेशन का प्लान बनाया है और जो दुकानदार उनसे ही बात हुई है और लगभग 1.5 करोड़ की हमारी आमदनी इससे हर माह हो रही है। तो प्राधिकरण के लिहाज से भी एक बड़ी अच्छी परियोजना है और इसका हम लोग एक यूनिटी मॉल के रूप में विकसित करने के लिए इसमें हमने आर्किटेक्ट्स को लगाया हुआ है और प्रेजेंटेशन कराएंगे, फिर जो बेहतर होगा उस बेस पर हम लोग उसको आगे विकसित करेंगे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।